एट्थ क्लास का मैथ का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को समझना। आज का डे 1 है। इसमें हम सारी की सारी थ्योरी कवर करेंगे। इसमें क्या क्या थ्योरी हमको दे रखी है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी थ्योरी को समझ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थ्योरी को भी क्वाड्रिलेटरल वगैरह में जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें प्रॉपर्टीज लगती हैं, यानी कि इस वाले एंगल को इससे उसके बराबर किया, उसको इससे किया, तो उसके लिए पहले प्रॉपर्टियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज के डे 1 में कोशिश करेंगे सारी थ्योरी कवर अप हो जाए। सबसे पहले हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन यानी कि कोई भी चित्र जिसमें दो से ज़्यादा साइडें पाई जाए। पॉलीगन यानी कोई भी ऐसा डायग्राम, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें दो से ज़्यादा साइडें पाई जाए तो उसको हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। रफली अगर बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल में दो से ज़्यादा साइडें हैं तो सिंपली ये हमारा एक पॉलीगन हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। तो मैंने देखा भाई इसमें 3 साइडें हैं, यानी कि मुझे एक बात समझ में आई कि अगर पॉलीगन कहलाना है ना तो कम से कम 3 साइडें होनी चाहिए। दो से ज़्यादा मतलब 3 होनी चाहिए। तो कम से कम अगर 3 साइड है तब मैं उसे पॉलीगन बोलूँगा, अगर 2 साइड है तो उसे पॉलीगन नहीं बोलूँगा। ये बात मुझे ध्यान रखनी है। अच्छा जी, 3 साइड है इसके अंदर, तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ? ठीक है, इसके अंदर 3 साइड है तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ? तो इसका नाम है ट्रायंगल। ठीक, कितने साइड वाला? जिसमें 3 साइड है वो ट्रायंगल। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं ऐसे 4 साइड वाला चित्र बना देता तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो इसे क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। उसमें कितनी साइडें होती? 4 साइडें। ऐसे ही मान लीजिए 5 साइड वाला चित्र बन जाता, 5 साइड वाला पॉलीगन होता। तो कितनी साइड है? 5 साइड है। 5 साइडों वाले को मैं पेंटागन कहता हूँ। पेंटागन यानी कि 5 साइड है, हमें याद रखना है। ऐसे ही मान लीजिए 6 साइडों वाला चित्र होता, अगर उसके अंदर 6 साइडें आती तो मैं उसे हेक्सागन के नाम से जानता हूँ। कितनी साइड है? 6 साइड है। इसी प्रकार से रफली मान लिया जाए कि 7 साइडें होती, 1 2 3 4 5 6 7 7 साइडें होती। तो 7 साइडों वालों को हेप्टागन बोला जाता है। इसके अंदर कितनी साइड है? 7 साइडें होती हैं। रफली मान लीजिए अगर 8 साइडों की बात हो रही होती, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितनी साइड है इसके अंदर? 8। जिनके अंदर 8 साइडें हैं उन्हें ऑक्टागन पढ़ा जाता है, जिनके अंदर 8 साइड अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही जिनके अंदर 9 साइडें होंगी, 9 साइडों वाले चित्र जो होते हैं उनको ननन बोला जाता है, ननन। ऐसे ही जिनके अंदर 10 साइडें हैं उनको डेकागन बोला जाता है। तो मुझे ये याद कर लेना है कि किसके अंदर कितनी साइडें हैं। पॉलीगन कहलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होनी चाहिए। मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि किसके अंदर कितनी साइडें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम क्या है। चित्र कैसा बनेगा उससे मैटर नहीं है, चित्र हम जैसे भी बनाए उससे कोई मैटरेबल नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है कि उसकी साइड्स के हिसाब से उनका नाम क्या है। अब देखिए, जो जिसकी साइड है ना उसकी n की वैल्यू उतनी है। तो इसमें कितनी साइड है? 3, तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना है? 3 है। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड है? नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4 है। ऐसे ही पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई? 5 हो गई। ऐसे ही हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई? 6 हो गई। ऐसे ही हेप्टागन के लिए नंबर ऑफ साइड कितनी है? 7। ऐसे ही ऑक्टागन के लिए नंबर ऑफ साइड 8। ऐसे ही ननन के लिए नंबर ऑफ साइड 9। ऐसे ही डेकन के लिए नंबर ऑफ साइड 10। तो इस तरीके से हमने पॉलीगन को उनके नंबर ऑफ साइड के बेसिस के बीच पर क्लासीफाई कर दिया। तो ये मुझे पता होना चाहिए, ये मुझे आना चाहिए। फिर मुझसे अगले टॉपिक में बात करता है, डायगोनल की बात कर रहा है। डायगोनल की बात कर रहा है तो डायगोनल क्या होते हैं? देखिए, डायगोनल का मतलब होता है पॉलीगन चाहे कोई से भी वाला हो, चाहे 3 साइड वाला हो, चाहे 10 वाला हो या उससे ज़्यादा वाला हो। उससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 10 तक ही पढ़ने हैं।
डायगोनल का मतलब होता है कि भाई आर पार की जो लाइनें हैं, जहाँ चोंच बन रही है ना, इस चोंच को वर्टेक्स बोला जाता है। जैसे ये चोंच है, तो जितने भी चोंच जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, इनको वर्टेक्स बोला जाता है। तो वो लाइनें जो वर्टेक्स को मिलाती है ना, वो हमेशा डायगोनल कहलाती है। जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर डायगोनल खींच पाना बड़ा मुश्किल है। ये डायगोनल अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो वो इस लाइन के ऊपर गिरेगा, इन दोनों में से किसी को टच नहीं करेगा, तो वो डायगोनल नहीं हुआ। तो इसके अंदर डायगोनल इजीली बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ देखूँ तो ये 4 साइडों वाला एक चित्र है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। नंबर ऑफ साइड की वैल्यूज 1 2 3 4 साइड्स हो गए इसके अंदर। डायगोनल क्या है, ये वाली चोंच और ये वाली चोंच को मिला दीजिए, ये तो जी मिला दिया हमने। जो ये लाइन मेरी बनके तैयार हुई डॉटेड लाइन, ये एक डायगोनल कहलाएगी। इसी प्रकार से इस वाली चोंच को इससे मिला दीजिए, तो ये भी एक दूसरा डायगोनल बन गया। इसी प्रकार से चलो इस वाले हेक्सागन के अंदर देखते हैं डायगोनल कैसे बनाए जाएंगे। तो अगर मैं हेक्सागन के अंदर देखूं तो मुझे समझ में आएगा भाई ये रहा एक चोंच, ये एक चोंच, इस वाली चोंच से इसको मिलाया जा सकता है। भाई इससे इसको मिला दिया, डायगोनल हो गया। जरूरी थोड़ी ये मिलेगा, इस वाली चोंच से इसको भी तो मिलाया जा सकता है। इसको इधर ले आए, ये भी एक डायगोनल हो गया। इसी प्रकार से इसको इधर ले गए, तो ये भी हमारा एक डायगोनल हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब देखिए ये वाला पॉइंट खाली है, ये भी चोंच वाला पॉइंट है, इसको मिला दो, इसको सामने वाले से मिला दिया, तो ये भी एक डायगोनल हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे डायगोनल खींचे। इस वाले पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये भी एक डायगोनल हो गया। इस वाले पॉइंट को इससे मिला दो, ये भी एक डायगोनल हो। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे से इस वाले पॉइंट को ले जाकर के इससे मिला दिया जाए, तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास डायगोनल हो गया। ऐसे बहुत सारे डायगोनल्स यहाँ पे, जैसे इस वाले पॉइंट को ला करके इससे मिला दिया जाए, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मोटा मोटा मुझे एक बात समझ में आई कि भाई चित्र के अंदर आप जितने भी वर्टेक्स यानी जितने भी चोंच वाले स्ट्रक्चरों को ज्वाइन कर सकते हो ना, और स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है कि हमेशा सीधी लाइन आनी चाहिए। ये नहीं कि लाइन यहाँ से जब कर होते हुए वहाँ जा रही है। जितनी आप सीधी लाइनें खींच सकते हो उतने डायगोनल्स आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से डायगोनल के बारे में भी हमने जान लिया। अब मैं छोटी सी एक बात करूँगी कि हम कितने डायगोनल्स खींच सकते हैं। जैसे रफली अगर मैं एक छोटा सा बात यहाँ पर देखूँ तो हम यहाँ पर कितने डायगोनल्स को खींच सकते हैं। जैसे ये पेंटागन वाला स्ट्रक्चर है, एक डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल, हमने 4 डायगोनल्स यहाँ पर खींच दिए। तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है पॉलीगन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके, यानी इन्हीं स्ट्रक्चर्स की बात होने वाली है। पॉलीगन में भी कौन से, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, इनके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस है दोनों के दोनों ही पॉलीगन, यानी दोनों के अंदर कम से कम 3 साइडें तो पाई ही जाएंगी, तभी इनके आगे पॉलीगन लगाया गया है। अब इनमें फर्क क्या है, कॉन्वेक्स वाले पॉलीगन और कॉनकेव वाले पॉलीगन, ये इनके अंदर फर्क आ रहा है। तो इसको अगर समझा जाए तो इसमें क्या हमें बता रहा है कि भाई कॉन्वेक्स पॉलीगन ना, जो चित्र हमने यहाँ बनाए हैं ये सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कैसे पता लगा, एक छोटा सा तरीका याद रखिए। अगर चित्र में सारी की सारी चोंच, जितनी भी वर्टेक्स आ रहे हैं, जितने भी वर्टेक्स आ रहे हैं, जितनी भी चोंच आ रही है, अगर वो सारे वर्टेक्स यानी कि सारी चोंच बाहर की तरफ है, तब तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। और पूरे चित्र के अंदर, पूरे फिगर में कोई भी एक चोंच अंदर की तरफ है, तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। तो इसी प्रकार से यदि मैं इसको देखूं, देखिए ये रफली एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए इसके चारों चोंच बाहर की तरफ निकली हुई है। ऐसे ही ट्रायंगल को देखा जाए, देखो इसकी सारी चोंच बाहर की तरफ निकली हुई है। ऐसे ही हेक्सागन को देखा जाए तो सारी चोंच इसकी बाहर की तरफ। तो जितने भी चित्र आप यहाँ बना लो, सबकी चोंच जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, इसीलिए इन सबको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोला जाता है। चलिए कॉनकेव पॉलीगन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रफली। तो देखो, तो जैसे कोई सा भी चित्र बना लीजिए, ये देखो ये चोंच बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ और ये भी, लेकिन ये वाली चोंच मुड़ करके अंदर आ गई। तो जैसे ही कोई भी वर्टेक्स अंदर की तरफ मूव कर जाए तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव पॉलीगन। अब इसके अंदर तुम कितने भी चित्र बना लो बैठ करके, मेन मुद्दे की बात क्या है कि बस चोंच अंदर, कोई सी भी एक चोंच
मिनिमम 1 अंदर होनी चाहिए तो वो कॉनकेव पॉलीगन को कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा पॉलीगन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगन, उन पॉलीगन्स के अंदर डायगोनल्स कैसे खींचे जाते हैं ये जान लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इसी के। देखा जाए तो इसी के सीक्वेंस में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलर पॉलीगन एंड इररेगुलर पॉलीगन। फिलहाल उसको रुक के देखते हैं। अभी पहले रेगुलर पॉलीगन को देखा जाता है एंड उसके बाद हमारा इसी के सीक्वेंस में एक टॉपिक आएगा इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन ये हमारे दो टॉपिक हैं जो इसकी सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो यदि रेगुलर पॉलीगन को देखा जाए ना, रेगुलर पॉलीगन में और इररेगुलर पॉलीगन में एक बहुत छोटा सा फर्क है। अगर सारी साइडें बराबर है तब तो वो रेगुलर हुआ, ठीक है। पॉलीगन यानी कम से कम 3 होनी चाहिए, हमने पीछे पढ़ा जान लिया। और रेगुलर की बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगन यानी कि भाई सारी साइडें ना बराबर होनी चाहिए, तो उसे रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। इसी प्रकार से इररेगुलर पॉलीगन क्या होगा भाई, जब होंगी सारी साइडें अलग। क्या बोला, जब होंगी सारी साइडें अलग तो उसे बोला जाएगा इररेगुलर पॉलीगन। जैसे कि देखूं, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो ये 3 साइडों वाला, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। अब मैं इसे रेगुलर का बोलूंगा, मान लीजिए मैंने इसे नापा, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। देखिए सारी साइडें बराबर आ गई और बराबर आने के लिए हम ऐसा निशान यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी साइडें बराबर है तो क्या हो गया, रेगुलर। और 3 है कम से कम तो क्या हो गया, पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन। इसी प्रकार से और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो सारे पैरामीटर्स कैसे आ गए, वापस से सेम आ गए। अच्छा 3 से ज्यादा साइड है यानी कि यार ये पॉलीगन हो गया और सारी साइडें बराबर है, बराबर के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करता हूँ, तो इसे रेगुलर भी बोला जाता है, यानी इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो वापस से क्या होगा, रेगुलर। ऐसे ही चलिए एक हेक्सागन का देख लेते हैं स्ट्रक्चर, रफली बना लिया। मेजरमेंट कुछ भी सकता है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और 1, सारी साइडें कैसी है जी, बराबर है। सारी साइडें बराबर है, अगर सारी साइडें बराबर हैं तो यानी क्या हो गया, रेगुलर। और देखिए 3 से ज्यादा साइडें हैं तो क्या हो गया, पॉलीगन, यानी ये भी क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। तो मुझे इस तरीके से ध्यान रखनी है इनकी क्वालिटी कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीगन को हमने एक और तरीके से क्लासिफाई कर दिया। चौथा मेरा अगला नंबर आता है इररेगुलर पॉलीगन। क्या जी, इररेगुलर पॉलीगन यानी वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है, यानी वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है, जो पॉलीगन्स इररेगुलर हैं, मुझे ध्यान रखना है। यानी कि पॉलीगन है भाई तो कम से कम 3 साइडें होनी चाहिए, वेरी गुड, ये लीजिए। और इररेगुलर है यानी कि बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए इस साइड का मेजरमेंट, एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर और एक, देखिए इसमें 2 से ज्यादा साइडें हैं, 3 साइडें हैं, इसीलिए ये पॉलीगन हो गया, है ना, इसीलिए ये एक पॉलीगन। लेकिन देखिए सारी साइडों की वैल्यू अलग अलग है तो क्या हो गया, इररेगुलर पॉलीगन हो गया। इसी प्रकार से अब मैं वापस से क्वाड्रिलेटरल बना लूँ, रफली मान लीजिए सबका मेजरमेंट अलग अलग डाल दूँ। देखिए इसमें 3 से ज्यादा साइड है इसीलिए क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। लेकिन देखिए सारी साइडें अलग अलग है तो इसीलिए क्या हो गया, इररेगुलर हो गया। अब इसी प्रकार से 10 एग्जाम्पल हमने 10 प्रकार के पढ़े हैं, तो सबके एग्जाम्पल लगा लो। हमें एग्जाम्पल से क्या मतलब है, एक तो समझ में आना चाहिए। तो ये रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन हो गया। हमारे पास इसी के सीक्वेंस में एक और टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसे एएसपी के नाम से जाना जाता है। समझते हैं क्या कहती है। अब प्रॉपर्टी जो है ना वो पॉलीगन में ही लगती है। अगला टॉपिक है
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, किसी भी प्रकार का पॉलीगन ले लिया जाए, किसी भी प्रकार का पॉलीगन ले लिया जाए, उसमें क्या होता है, साइड्स अवेलेबल है, उसमें साइड्स अवेलेबल है, जितनी भी साइड उनमें पाई जाती हैं। अब उनके अंदर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल नंबर 1 मान लिया, एंगल नंबर 2 मान लिया और एंगल नंबर हमने 3 मान लिया। इस तरीके से हमने एंगल्स को लेट किया। अब ये देखिए अंदर वाले एंगल है सारे के सारे, ये सारे के सारे, चाहे एंगल 1 कहिए, चाहे एंगल 2 कहिए, चाहे 3, जो भी इनके अंदर बन रहे हैं, ये सारे क्या है, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल है। तो इसीलिए सारे के सारे क्या हो गए, अंदर बनने वाले एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसी प्रकार से हो सकता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, या फिर कोई सा भी स्ट्रक्चर जो हमें बनाना हो वो बन रहा हो। कहने का मतलब जो भी स्ट्रक्चर बन रहा हो और उनके एंगल जो है ना उनके अंदर बन रहे होंगे, ये मुझे ध्यान रखना है। जो भी स्ट्रक्चर बन रहा हो, एंगल्स उनके अंदर बन रहे हो, तो उसे जैसे यहाँ पर अब क्या है, चारों के चारों अंदर है, तो अगले केस में क्या हो जाएगा, एंगल 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो चारों के चारों एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, यानी चारों के चारों एंगल कहाँ है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए चारों के चारों इंटीरियर एंगल। तो जितने भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से देखा मैंने सारे इंटीरियर। लेकिन हो सकता है ये ट्रायंगल जो बन रहा हो वो ऐसे करके बन रहा हो, ट्रायंगल जो बन रहा हो, इफेक्टिव ट्रायंगल जो मुझे चाहिए वो इतना हिस्सा हो। गौर से देखा जाए तो जो मुझे ट्रायंगल चाहिए वो तो इतना हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा है। तो यानी कि ये एंगल जो यहाँ बन रहा है, से एंगल नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। ये एक वो एंगल है जो यहाँ बन रहा है, से एंगल 2 मान लीजिए। ये एक वो एंगल है जो यहाँ बन रहा है, से एंगल 3 मान लीजिए। क्या है, तीनों के तीनों एंगल जो है वो बाहर बन रहे हैं। तो वो सारे एंगल जो बाहर की तरफ बनते हैं ना, जैसे यहाँ देखा मैंने सारे के सारे अंदर बन रहे हैं, ऐसे ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, बाहर बन रहे हैं। तो वो सारे एंगल जिनका फॉर्मेशन बाहर की तरफ होता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो जैसे देखिए एंगल बाहर, ट्रायंगल के बाहर, ट्रायंगल के अंदर का एंगल ये वाला है, ट्रायंगल के अंदर ये है, अंदर ये। तो जो अंदर वाले हैं उनकी बात मैं यहाँ कर चुका, उनको इंटीरियर बोला जाता है। ऐसे ट्रायंगल के जो बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे कौन बाहर है, 1 बाहर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है और 3 बाहर की तरफ है। तो जो बाहर होते हैं ना उन्हें एक्सटीरियर बोला जाता है, एक्सटीरियर एंगल। अब देखा जाए तो जो इसका मतलब समझ में आया कि पॉलीगन के दो तरफ एंगल बन सकते हैं, एक अंदर बन सकता है और एक बाहर बन सकता है। तो वो सारे एंगल जो पॉलीगन के अंदर बनते हैं वो इंटीरियर कहलाते हैं, और वो सारे एंगल जो पॉलीगन के बाहर बनते हैं वो एक्सटीरियर कहलाते हैं। मुझे ध्यान रखना है। तो अंदर बनने वाले एंगल इंटीरियर हो गए, बाहर बनने वाले एंगल एक्सटीरियर हो गए। फिर अगर आगे समझा जाए कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, कि भाई इनका एंगल का सम कितना होगा, एंगल का सम कितना होगा। रफली अगर बात की जाए ना, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पढ़ते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो आपसे सीधा सीधी एक बात कहती है कि सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एएसपी का मतलब क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 360 नहीं होता, 180 होता है, ठीक है। 360 नहीं 180 होता है एएसपी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार 180 ही आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि हर बार 180 आएगा, डिपेंड करता है केस कौन सा है। तो इस तरीके से पहले मैं समझता हूँ कि भाई, तो मुझे इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गए। अब मैं देखता हूँ कि भाई सम मुझे रखना कितना है, ठीक है। सम जो है हमेशा फिक्स नहीं होता, सम हमेशा वेरी करता रहता है। जैसे मैं ट्रायंगल की, मैंने सबसे पहले आज पॉलीगन को पढ़ाया हमने, तो वहां हमने देखा ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू 3 है, ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू 3 है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने वाली बात ये है, एक फार्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू में 180। ये हमें ध्यान रखना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा, फॉर्मूला इज n/2।
अब देखिए एन की अगर ट्रायंगल का निकालना है कि ट्रायंगल में कितना रखूंगा भाई, तो एन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो एन की जगह कितना पुट कर दीजिए 3 माइनस 2, एन की जगह 3 माइनस की जगह माइनस जगह 2 इंटू 180। अब ये देखिए 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, 1 इंटू 180 विच इज 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम कितना आ गया 180 आ गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए n की वैल्यू 4 होती, यानी क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे दिया गया होता तो मैं कितना रखता भाई, वापस से कैलकुलेशन कर ली जाएगी, n की जगह पे 4 पुट कर दिया जाता, -2 इंटू में 180 सब्ट्रैक्ट होके 2 आ गया और 180 मल्टीप्लाई कर दो तो 360, यानी कि अगर 4 साइडें हैं तो सारे अंदर वाले एंगल्स का सम 360 हो जाएगा। इसी प्रकार से रफली मान लीजिए कि अगर मुझे हेक्टागन की बात की नहीं होती, 7 साइडों वाला चित्र दिया जाता तो मुझे कितना, तो वापस से और अंदर वाले एंगल्स की ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला इंटीरियर एंगल्स के लिए है, एक्सटीरियर एंगल के लिए नहीं है, ये बात खास तौर से ध्यान रखनी है। तो मुझे ध्यान क्या रखना है, अभी ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब मुझसे कह रहा है कि भाई मान लीजिए 7 साइड है, तो इनकी जगह 7 पुट कर दो, 7 माइनस 2 इंटू में 180 घटा लीजिए 5 इंटू में 180, 5 की 0, 5 अट्ठे 40, 4 5 एकम 5 4 9, यानी सम वहाँ कितना रखा जाएगा 900। यानी कि मुझे एक बात समझ में आएगी कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ना वो हर फिगर के लिए, हर पॉलीगन के लिए अलग अलग है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनका सम भी बढ़ेगा। तो किस तरीके से मैं निकालूंगा, मुझे हर फिगर के लिए ऊपर एक फॉर्मूला याद रखना है, उनकी नंबर ऑफ साइड गिननी और यहाँ पुट करके उनका सम मुझे कितने के इक्वल रखना है ये निकाल लिया जाएगा। ये तो हमने बात कर ली सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ